कैपिटल बजट होता है। ठीक है, जरा बताएं फटाफट क्या डिस्कस किया था, कहाँ तक किया था। मेरे समझ से बजट चैप्टर में मैंने आपको बजट के दो टाइप बता दिए थे कि बजट के दो टाइप हैं कौन कौन से। वन इज रेवेन्यू बजट एंड अनदर वाज कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में मैंने बताए थे वन एक्सपेंडिचर, अनदर रिसिप्ट। एंड कैपिटल बजट में भी वन पार्ट पे एक्सपेंडिचर एंड अनदर पार्ट वाज रिसिप्ट। एंड यहाँ पे रिसिप्ट में सारे आइटम्स थे। यहाँ पे रिसिप्ट में था टैक्स रिसिप्ट एंड अनदर नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसिप्ट में वन वाज डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड अनदर वाज नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। यही तक डिस्कस किया था। कैपिटल बजट डिस्कस कर लिया था हमने या नहीं किया था? कैपिटल बजट की डिस्कशन हुई थी या नहीं हुई थी? बजट में डेप्ट और नॉन डेप्ट तक हो गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें में हमने कर लिया था कि अगर रेवेन्यू बजट है तो गवर्नमेंट अपने जनरल फंक्शनिंग के लिए करेगा, कैपिटल बजट है तो गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के लिए करेगा। ठीक है, और इनमें जो एक्सपेंडिचर थे वो मैंने आपको बताया था कि सैलरी है, पेंशन है, सब्सिडी है, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे रिसिप्ट में टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स थे, और नॉन टैक्स रिसिप्ट में अदर देन टैक्स था। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल बजट जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए है उसमें भी एक्सपेंडिचर है जो डेवलपमेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो रिसिप्ट है उसमें हम एक कर्ज लेकर के आते हैं और दूसरा नॉन डेप्ट मतलब गैर कर्ज प्राप्ति हमारे पास में जो है वो आती है। तो यहाँ तक में कोई डाउट इस सेक्शन तक? इसके आगे फिर प्रोसीड करें। जो भी डाउट है पुटअप कीजिए, इनबॉक्स कीजिए मुझे। सर बजट एस्टिमेट, बजट रिवाइज, बजट एक्चुअल में कंफ्यूजन है प्लीज। ओके, ओके, आज जीएसटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे वन बजट एस्टिमेशन। ठीक है, इन शॉर्ट बीई। अगर जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बजट ड्राफ्ट करते हैं, सपोज दैट 2019-20 की बजट आएगी, तो ये होगा बजट एस्टिमेशन। ठीक है, उसके बाद हाँ रेल बजट भी इसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है बजट रिवाइज्ड। बजट को दोहराए जाते हैं, और बजट रिवाइज्ड जिसको हमने कहा बीआर, और ये रिवाइज्ड बजट किसका आएगा? जो करंट ईयर में बजट रनिंग है 2018-19, एंड जो बजट एक्चुअल होगा, बजट एक्चुअल होगा जिसको हमने कहा बीए, और बजट एक्चुअल रहेगा 2017-18। ठीक है, जिस ईयर की बजट हमने बनानी है वो होगा बजट एस्टिमेटेड, जो ईयर हमारा अभी रनिंग है वो होगा बजट रिवाइज्ड, और जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है वो है हमारा बजट एक्चुअल। ठीक है सर, कैपिटल में एक्सप्लेन क्या होता है? ठीक है अमित जी, कैपिटल बजट जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। सरकार को जो भी डेवलपमेंट करनी होगी वो सारे एक्सपेंडिचर वो कैपिटल बजट में लेके आएगा। ठीक है, लोन कहाँ से मिलेगा इतना, और इनको वापस कब करेंगे? ठीक है, मैंने आपको बताए थे कि लोन लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत से लोन लेती है। भारत में जितने भी कॉरपोरेट हैं, कंपनीज हैं, इंडियन पब्लिक हैं, उनसे लोन लेगी, अदरवाइज वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी।
ठीक है, ये सब लोन आते हैं, लेकिन जब हम उनको रीपे करते हैं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर होता है इंटरेस्ट पेमेंट। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में हमने बोरोइंग किया है वो सारे बोरोड अमाउंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम रीपे करते रहते हैं। ठीक है हिमांशु, बजट एंड टैक्स सिस्टम कैसे रिलेट होता है? आप सिंपल सा वर्ड रखेंगे, बजट मीन्स जो है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है और टैक्स जो है वो रिसिप्ट का पार्ट है, और इन्हीं दोनों को मिला करके कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आता है, और उसको कहा जाता है इंडियन फिस्कल सिस्टम। ये रिलेशन है। ठीक है सर, स्टेट के लिए भी बजट बनता है? बिल्कुल, स्टेट अपना अलग बजट बनाती है। नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो सिलेबस कैसे कवर होगा? हो जाएगा अभिनंदन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा, ये मेरी हेडेक है, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और कोई डाउट यहाँ तक में? ये समझ में आ गया, बजट एस्टिमेटेड, बजट रिवाइज्ड एंड बजट एक्चुअल। तो आगे चलें, चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं कि जो मैंने आपको बजट बताए, तो मैंने आपको लास्ट में बताया होगा कि जो इंडिया की बजट है, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बजट, जब भी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के जनरल फंक्शनिंग के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए होगा, वो होगा स्टेट बजट, और स्टेट बजट के लिए जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी चर्चा आर्टिकल 202 में की गई। सर मेथड ऑफ नेशनल इनकम में यूज कैसे हुए फॉर्मूले? छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बहुत डेप्थ की चीज है, आपके सिलेबस के बाहर की चीज है कि इनकम मेथड कैसे यूज होता है, एक्सपेंडिचर मेथड कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि इंडियन बजट जो है वो डेफिसिट बजट होती है, भारत का बजट जो है वो घाटे का बजट होता है, और हमारे बजट में जो डेफिसिट होती है, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, डेफिसिट इन बजट, बजट में घाटा, डेफिसिट इन बजट, बजट में घाटा। सिंपल सी बात है कि अगर किसी को कोई घाटा लगता है, डेफिसिट होता है, तो डेफिसिट का मतलब भी है कि व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट। ठीक है, यदि व्यय प्राप्ति से ज्यादा हो, when expenditure is more than receipt, यदि व्यय प्राप्ति से ज्यादा हो, तो हमारे पास जो डेफिसिट आते हैं उसमें पहला आता है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मींस राजस्व घाटा। ठीक है, और ये डेफिसिट कब होगा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय is more than revenue receipt, राजस्व प्राप्ति। when revenue deficit is more than revenue receipt, तो एग्जैक्टली घाटा होगा कितने का? तो ये घाटा हो जाएगा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर ई, माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट इज आर आर। दिस इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और इन शॉर्ट यहां लिख लीजिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आर डी इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। अब अगर हम बजट 2018-19 की बात करें, बजट 2018-19, तो 2018-19 की बजट में रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखा गया, ठीक है, 2.2% ऑफ जीडीपी। हम अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2.2% घाटे को रखेंगे। नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, और ये बताता है
कि जितनी हमारी जीडीपी है उस जीडीपी का 2.2% अमाउंट सरकार एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी और सरकार को रिसिप्ट कम मिलेगा। नोट कर लिया? ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिसिट होती है, जो अगला घाटा होता है बजट में, हम उसको कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावित राजस्व घाटा। सेकेंड इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हिंदी में प्रभावित राजस्व घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सर 2.2% ज्यादा है क्या एक्चुअल में? नहीं नहीं, एग्जैक्टली 2.2% का ही टारगेट रखा गया है, ये टारगेट है। ठीक है। सेकंड, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला लिखा गया रेवेन्यू डेफिसिट माइनस शेयर ऑफ स्टेट। जो भारत सरकार अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो राज्यों को अपना अंश देता है, उसको अगर आप राजस्व घाटे से माइनस कर लें, राजस्व घाटा माइनस में राज्यों के अंश, तो इसका रिजल्टेंट जो आता है वो आ जाता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और बजट 2018-19 में, बजट 2018-19 में इस घाटे की जो टारगेट मतलब एस्टिमेशन रखी गई है, ये होगी 1.2% ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के 1.2%। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेफिसिट में, दैट इज कैपिटल डेफिसिट, पूंजीगत घाटा। नेक्स्ट इज कैपिटल डेफिसिट, इसको कहा गया पूंजीगत घाटा। अब जब ये डेफिसिट होगा तो फिर से कंडीशन क्या होगा? व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय इज मोर देन कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, क्योंकि डेफिसिट है 2.2 आफ्टर डिफरेंस आएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। बट एग्जैक्टली इसका फिगर कितना है, कितने परसेंट जीडीपी का होगा, इसका इस परसेंटेज की जानकारी तब मिलती है जब हमारा बजट ईयर खत्म होता है। अभी सरकार इसकी एस्टिमेशन नहीं कर रही। नेक्स्ट घाटे होते हैं जिसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट, बजट घाटा। बजट डेफिसिट, बजट घाटा। और बजट घाटे का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? जितना गवर्नमेंट ने टोटल एक्सपेंडिचर किया, उस टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जितना उस एक्सपेंडिचर के बिहाफ में सरकार को रिसिप्ट आई, टोटल रिसिप्ट आई। और टोटल रिसिप्ट में क्या क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो इसके केसेस में कहा गया टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर
कुल व्यय is more than total receipt, is more than total receipt मतलब कुल प्राप्ति। अब यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां पे टोटल रिसिप्ट में भी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर इज टीई माइनस टोटल रिसिप्ट इज टीआर, और टीई और टीआर के डिफरेंस को ही क्या कह दिया गया? बजट डेफिसिट, बजट घाटा। ठीक है, कोई डाउट इस पार्ट तक? ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट जो दो डेफिसिट हैं, ठीक है, ये ठीक है, नेक्स्ट जो दो डेफिसिट हैं उनमें एक को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में शेयर ऑफ स्टेट मींस जो भारत सरकार राज्य सरकार को देती है वो होता है शेयर ऑफ स्टेट। एक्चुअल बजट को फाइंड करने में कैसे हेल्प कराता है बजट डेफिसिट? देखो अमित, जब भी कोई भी गवर्नमेंट, जब भी हमारी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट तो बनाती वो डेफिसिट की है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट। लेकिन बजट ईयर एंड होते होते जितने गवर्नमेंट को डेफिसिट होती है वो डेफिसिट का फुलफिलमेंट वो बोरोइंग से करता है, वो कर्ज लेकर के जो वो करता है। ठीक है, ओके, चलिए राजकोषीय घाटा में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारी कुल व्यय है, उस एक्सपेंडिचर में जो हमारी टोटल रिसिप्ट आती है, जो हमारी प्राप्ति आती है, इसी प्राप्ति में बोरोइंग है, हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर लेते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल एक्सपेंडिचर रखता है वो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 100 पैसे, 100 पैसे, और जो सरकार को एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक जो रिसिप्ट आती है वो रिसिप्ट भी वो ले लेता है 100 पैसे। लेकिन पता चलता है कि उस रिसिप्ट में उसने बोरोइंग कर ली 19 पैसे की। तो जैसे ही हम टोटल रिसिप्ट में से बोरोइंग के अमाउंट को हटाएंगे तो हटाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट। ये होता है राजकोषीय घाटा। और 2018-19 फाइनेंशियल ईयर के बजट के अकॉर्डिंग, बजट 2018-19 के अकॉर्डिंग जो हमारा ये डेफिसिट है ये होगा 3.3% ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के 3.3%।
ठीक है, और मैं जितने भी परसेंटेज नोट डाउन कर रहा हूँ, ऑल दीज आर एस्टिमेटेड, ये सभी जो है वो एस्टिमेटेड है. Why we use different type of deficit? Because it indicate the actual borrowing status, actual government expenditure status, actual government receipt status. ठीक है सर, फिजिकल डेफिसिट एक साल में एक रहता है. हाँ बिल्कुल सर, एग्जांपल रिपीट कर दो, समझ नहीं है. ओके देखो, जितने फिजिकल डेफिसिट में जो है, जितनी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, उस एक्सपेंडिचर के बिहाफ में सरकार को उतनी ही रिसिप्ट मिल गई. अब जो रिसिप्ट मिला, उस रिसिप्ट में एक रिसिप्ट क्या है, जो सरकार ने कर्ज लिया, बोरोइंग. तो हम जब बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो बोरोइंग एक्सक्लूड करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको कहा फिजिकल डेफिसिट. और वो फिजिकल डेफिसिट कितना सरकार ने एस्टिमेट किया, 3.3% जीडीपी के. ठीक है, लास्ट लिखेगा, लास्ट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट. लास्ट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा. नमन, अब प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, इसको खत्म कर दिए गए. ठीक है, अब देखिए इस डेफिसिट पे आते हैं. ये डेफिसिट जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो फिर से हमें आना पड़ेगा अपने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट पे. सर, इन बजट डेफिसिट बोरोइंग इफ इंक्लूडेड इन टोटल रिसिप्ट, एग्जैक्टली कंसीडर करेंगे. ठीक है, बोरोइंग कर्ज लेंगे. ठीक है, अब देखिए इस डेफिसिट में, आप प्राइमरी डेफिसिट में क्या करेंगे कि जितने भी हमारे पास टोटल रिसिप्ट हैं, जितने भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं, उन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है, तो हम कौन सी डेफिसिट निकाल रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट. अब प्राइमरी डेफिसिट के केसेस में जो सेकेंडरी एक्सपेंडिचर है, जो सेकेंडरी रिसिप्ट है, उनको हम एक्सक्लूड कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि रेवेन्यू बजट में जो इंटरेस्ट पेमेंट है, तो इंटरेस्ट पेमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बोरोइंग किया है, कर्ज लिया है. अब अगर गवर्नमेंट कर्ज लेती ही नहीं तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना होता. और जो हमने बोरोइंग किया है वो हमारी प्राइमरी रिसिप्ट नहीं है, वो हमने मजबूरी में किया है. तो हम बोरोइंग को हटाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे टोटल एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट से. वो हमारा डेफिसिट कौन सी आ जाएगी, प्राइमरी. मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्राइमरी मींस जितने भी हमारे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हैं, उनमें सेकेंडरी को एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा डेफिसिट आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. अब इसके एग्जांपल, इसके फॉर्मूला, जैसे टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय. अब इस एक्सपेंडिचर में हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारे व्यय में सेकेंडरी क्या था, इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज अदायगी, कि अगर हमने कर्ज नहीं लिया होता तो हमें ब्याज देने की जरूरत नहीं होती. माइनस में टोटल रिसिप्ट, कुल प्राप्ति. और इस प्राप्ति में, इस टोटल रिसिप्ट में जो हमारे पास रिसिप्ट है, उसमें हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग भी हमारी प्राइमरी रिसिप्ट नहीं है, हमारी सेकेंडरी रिसिप्ट है. तो हमने सेकेंडरी एक्सपेंडिचर और सेकेंडरी रिसिप्ट को एक्सक्लूड कर दिया. द रिजल्टेंट बिकेम इज प्राइमरी डेफिसिट. बट अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें, तो मैंने बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरोइंग, ये किसके बराबर था, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा. अब इस फिस्कल डेफिसिट में से आप किसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे आप इंटरेस्ट पेमेंट को, ब्याज अदायगी को. और ये रिजल्टेंट आपका कौन सा डेफिसिट हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा. नोट कीजिए. ठीक है, एंड बजट 2018-19 के अकॉर्डिंग, 2018-19 बजट के अकॉर्डिंग जो ये हमारा डेफिसिट है, ये होगा 0.3% ऑफ जीडीपी.
सकल घरेलू उत्पाद के 0.3%। ठीक है, जितने भी डेफिसिट हैं अभिषेक, वो सारे आप लर्न कर सकते हैं, जो भी डेफिसिट मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है वो पूछता है। एक बार मैं फिर बजट 2018-19 के रिस्पेक्ट में बजट 2018-19 के संदर्भ में आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि हमारी जो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट है उनके बीच का क्या रिलेशन इस साल में किया है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, बजट 2018-19, बजट 2018-19 में गवर्नमेंट ने अपना टोटल एक्सपेंडिचर, सरकार अपना कुल व्यय जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है उसको ले लिया फिगर में 100 पैसे, 100 पैसे, और यहीं पे सरकार ने कहा कि सरकार को टोटल रिसिप्ट भी आएगी 100 पैसे। लीना, क्या डाउट है आपका? आप प्लीज क्वेश्चन अपना रिपीट करें। आपने लिखा बोरोइंग, बोरोइंग मीन्स कर्ज लेना, सरकार कर्ज लेती है। ठीक है, पैरामीटर से पता चलता है कि बजट अच्छा है, बजट के उससे। ठीक है, हाँ मैं लीना दोनों रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप ही के पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, कि प्राइमरी डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेफिसिट में क्या रिलेशन है। देखिए मैंने क्या कहा कि 18-19 बजट में सरकार ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर को रखा 100 पैसे, और सरकार उसके रिस्पेक्ट में रिसिप्ट कितना ले रहा है, 100 पैसे। हाँ, इनडायरेक्टली बोरोइंग को ही बताता है। ठीक है, सही कह रहे हो अमित, अमित यही चीज है। अब सरकार क्या कह रही कि इस एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ब्याज की अदायगी करनी है, और इंटरेस्ट पेमेंट करेगी गवर्नमेंट 18 पैसे का। लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट जो बोरोइंग करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी, वो बोरोइंग करेगा वो 19 पैसे का, 19 पैसे का। समझ लीजिएगा डेटा को। ठीक है, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर 100 पैसे, गवर्नमेंट को रिसिप्ट कितना मिल जाएगा, 100 पैसे, बट इस एक्सपेंडिचर में सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 18 पैसे, और सरकार बोरोइंग कितने कर रहा है, 19 पैसे का। अब अगर हम इस डेटा पे आए तो एक बात बताएं आप लोग कि हमारी फिजिकल डेफिसिट कितने की होगी, फटाफट जरा इनबॉक्स कीजिए, फिजिकल डेफिसिट कितने का होगा इस डेटा के बेसिस पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर वो 100 पैसे हैं, माइनस में टोटल रिसिप्ट कितना है, 100 पैसे हैं। लेकिन वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि एक्सक्लूड बोरोइंग, आपको बोरोइंग को जो है वो हटाना है। तो जब आप बोरोइंग को हटाएंगे तो आप कितना ले लेंगे, -19 पैसे की बोरोइंग की है, तो कितना आ गया आपका, 100 पैसे -81 पैसे, क्योंकि 100 में से -19 करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आपकी फिजिकल डेफिसिट कितने की हो गई, 19 पैसे। जो अमित आपका क्वेश्चन था कि फिजिकल डेफिसिट इज 19। ठीक है, लीना 18 कैसे होगा, मैंने क्या कहा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू 100 पैसे माइनस 100 पैसे एक्सक्लूड बोरोइंग। ठीक है, तो बोरोइंग को एक्सक्लूड किया तो 19 पैसे हो गया। अब बात करते हैं कि इस बेसिस पे प्राइमरी डेफिसिट कितने की हो जाएगी। तो प्राइमरी डेफिसिट में मैंने क्या बताया कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिजिकल डेफिसिट आपका कितने का, 19 पैसे, 19 पैसे, और आपने इंटरेस्ट कितने का पे किया, 18 पैसे, तो रिजल्टेंट कितना बच गया, 1 पैसे। इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड, नो 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 नो, इंटरेस्ट नहीं, बोरोइंग नॉट इंक्लूडेड, बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है प्राइमरी में, सॉरी फिजिकल डेफिसिट में, इसीलिए आपका 18 आ रहा था। वैसे जो रिजल्टेंट है वो कितने पैसे का, 19 पैसे का।
डाउट क्लियर हुआ? पूछ लीजिए कोई भी डाउट अगर इस पार्ट पे हो तो। एंड दिस इज ऑल अबाउट बजट, यही चीजें होती है बजट में। तो बजट में आप जितने भी मैंने डेफिसिट बताए उन डेफिसिट का फॉर्मूला जो है वो याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड तो वो प्राइमरी होगा, और फिजिकल है तो बोरोइंग नॉट इंक्लूडेड हटा देंगे, ठीक है? क्लियर हो गए? अब एक 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 पार्ट रहता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट रहता है कि गवर्नमेंट जो ये एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो ये करती है, तो इनसे रिलेटेड फंड कौन सा है, कहां से आता है वो पैसा। तो लास्ट एक पॉइंट लिखिएगा, देखिए, ऑल बजट एक्सपेंडिचर, all budget expenditure debited from consolidated fund of India, consolidated fund of India, all budget expenditure debited from consolidated fund of India, सभी बजट व्यय भारतीय संचित कोष से निकाला जाता है, सभी बजट व्यय भारतीय संचित कोष से निकाला जाता है। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ऑल एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड फ्रॉम दिस फंड। बट जो भी बजट में हमें रिसिप्ट मिलेगी, जो प्राप्ति मिलेगी, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट भी हम कहां पे क्रेडिट करेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। तो इस पॉइंट को भी लिखिएगा, ऑल बजट रिसिप्ट, सभी बजट प्राप्ति, ऑल बजट रिसिप्ट, सभी बजट प्राप्ति क्रेडिटेड इनटू दिस फंड, इस कोष में जमा किए जाते हैं। क्रेडिटेड इनटू दिस फंड, इस कोष में जमा किए जाते हैं। नहीं नमन, इसके लिए जो आर्टिकल लिखी गई है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए भारतीय संविधान में, वो है आर्टिकल नंबर 266 क्लॉज 1, अनुच्छेद 266(1). आर्टिकल नंबर 266(1), अनुच्छेद 266 क्लॉज 1, इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो हमारे पास आर्टिकल नंबर 266(1), अनुच्छेद 266 क्लॉज 1, इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो हमारे पास बजट से रिलेटेड मेन फंड क्या हुआ? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, सारे रिसिप्ट यहीं पे जमा होते हैं। तो ये फिस्कल पॉलिसी का जो है वो पहला पार्ट आता है, दैट इज बजट इन इंडिया। अब आप अपने डाउट फटाफट मुझे इनबॉक्स कीजिए कि क्या डाउट रह गया, वन बाय वन, ठीक है? फिर आपके डाउट क्लियर करने के बाद हम चलेंगे टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में कर प्रणाली कैसी है, और वहां पे चल के डिस्कस करेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनबॉक्स कीजिए जो भी डाउट्स हैं आपके। नहीं, देयर इज अ टू मोर फंड, two more fund. One is public account of India, public account of India, भारतीय सार्वजनिक कोष, आर्टिकल नंबर 266 clause 2, and last one is contingency fund of India, आर्टिकल नंबर 267, भारतीय संचित कोष ये। सर फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी इंक्लूड क्यों है? ओके, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी इंक्लूड कहाँ है? हिमांशु, मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स is equals to market price. Factor cost plus indirect tax is equals to market price.
ठीक है, एंड फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस प्लस में सब्सिडी इंक्लूड करें। विच सेक्टर कैनॉट टेक रेवेन्यू फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? ठीक है, हर एक सेक्टर्स में जाते हैं फंड, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको नहीं, बस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड नहीं जाते हैं। व्हेन देयर इज अ नेचुरल क्लैमिटीज, व्हेन देयर इज अ एनी अनवांटेड एक्सपेंडिचर, और हमने नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड फंड कौन से बना रखे हैं? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, विच सेक्टर कैनॉट टेक रेवेन्यू फ्रॉम, सेक्टर्स नहीं, एक सब्जेक्ट होती है, और वो सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, ये क्या है? आकस्मिक कोष है। तो आकस्मिक कोष में वो एक्सपेंडिचर जाते हैं जो अनफोर्सीन हो, जिसको पहले कभी देखा नहीं हो। ठीक है, और वो क्या है? प्राकृतिक आपदा। अगर नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती है तो नेचुरल क्लैमिटीज के केसेस में कंसोलिडेटेड फंड की जगह हम फंड कहां से लेते हैं? कॉन्टीजेंसी फंड से। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, जो भी भारत की जीडीपी है वो पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड फंड ही है। ठीक है सर, कंसोलिडेटेड गवर्नर बाय विच बॉडी? नहीं नहीं, कॉन्टीजेंसी फंड की हिंदी भारतीय आकस्मिक कोष। ठीक है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड गवर्नर बाय विच, गवर्न बाय विच बॉडी? ठीक है, ओके ओके ओके, ऑल दीज फंड मेंटेन बाय आरबीआई, Reserve Bank of India, and Contingency Fund of India is by the name of President. By the name of President. ये राष्ट्रपति के नाम से होता है। नमन, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक अलग सब्जेक्ट होती थी, जैसे सैलरी भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते थे। अब उन सभी चीजों को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? जस्ट एक्सपेंडिचर में किया है, उसको प्लान नॉन प्लान में नहीं किया। एमपी में फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस प्रॉफिट नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट अलग। अगर आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो तो एमआरपी हो जाएगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रिटेल प्राइस। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट अलग चीज होती है सुदीप्तो सरकार। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड होता है फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, और कोई डाउट किसी भी टॉपिक पे? ठीक है, कंटीजेंसी फंड मीन्स भारतीय आकस्मिक कोष, भारतीय आकस्मिक कोष। ठीक है, कंटीजेंसी फंड का हिंदी भारतीय आकस्मिक कोष। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लिखिए, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर इज टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। हाँ, जो अमृतसर में जो हादसे हुए ये एक्सीडेंट है। ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटीज, अभिषेक मैं बार बार कह रहा हूं, नेचुरल क्लाइमेटीज। ठीक है, आशुतोष, पब्लिक अकाउंट का यूज तब होता है जब हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर ओवरड्राफ्ट हो जाए। मीन्स अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और रिसिप्ट कम आए, तब हम 65% पब्लिक अकाउंट का यूटिलाइजेशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में करेंगे। हाँ, केरला, केरला के लिए जो है वहां पे कंटीजेंसी फंड का यूज होगा, लेकिन जो अमृतसर है वो एक्सीडेंट है, वो नेचुरल क्लाइमेटीज नहीं है। और नेचुरल क्लाइमेटीज में एक्सीडेंट नहीं आते हैं। नेचुरल क्लाइमेटीज में 5-6 ही सब्जेक्ट आते हैं। साइक्लोन आता है, अर्थक्विक आते हैं, फ्लड आता है, ड्रॉट आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके लीना, समझ में आ गया? चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया।
कर प्रणाली, टैक्सेशन सिस्टम। अमित, ये 2.2 अभी एस्टिमेटेड है, ठीक है, एस्टिमेशन है, ये हो सकता है कम भी हो जाए या ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। सबसे पहला लिखिएगा, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज 3-tier सिस्टम। भारतीय कर प्रणाली 3 स्तरीय कर प्रणाली है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इज 3-tier सिस्टम, और हम 3-tier इसलिए कहते हैं इसको बिकॉज सम टैक्सेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ कर की वसूली भारत सरकार करती है, सम टैक्सेस बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ कर की वसूली राज्य सरकार करती है, सम टैक्सेस कलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट, कुछ कर की वसूली स्थानीय सरकार करती है। सम टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुछ कर की वसूली भारत सरकार करती है, सम टैक्सेस कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कुछ कर की वसूली राज्य सरकार करती है, सम टैक्सेस कलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट, कुछ टैक्स की वसूली स्थानीय स्वशासन करती है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कौन कौन सी टैक्स आ जाती हैं आपकी? इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, निगम कर, ठीक है। स्टेट के पास क्या क्या आता है आपका? सेल टैक्स, बिक्री कर, ठीक है, स्टेट जीएसटी, ये सब आते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट के अंदर में क्या आता है? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज टोल टैक्स, पथ कर। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है? प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। लोकल गवर्नमेंट के पास क्या आता है? ऑक्टोरी, इसको हम कहते हैं चुंगी। ठीक है, तो इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम हुआ वो कितने स्तर के हो गए? 3 स्तर के। नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, प्रयास यही है, प्रॉपर्टी टैक्स, इसी को कहते हैं हम हाउस टैक्स भी, हाउस टैक्स इसी में आता है। ठीक है, सीजीएसटी भारत सरकार के अंदर में आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लीना, ऑक्टोरी इज अ टैक्स कलेक्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट व्हेन an article enters into a local area। अल्कोहल टैक्स कहाँ आता है सर? आदित्य, अल्कोहल पे जो टैक्स लगती है वो सेल टैक्स है, ठीक है। पेट्रोल में तो तीनों गवर्नमेंट लेते हैं, नहीं नहीं, पेट्रोल में तीनों का नहीं होता है सर। ऑक्टोरी क्या होता है? जब भी कोई भी लोकल एरियाज में कोई आर्टिकल्स की एंट्री होती है, या आपने देखा होगा लोकल एरियाज में कोई फेयर्स होते हैं, कोई बाजार लगता है तो उस पर टैक्स ली जाती है, वो सब ऑक्टोरी होता है, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स आपके नेट एनुअल इनकम पे होता है, शुद्ध वार्षिक आय पे होता है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कंपनी अपने प्रॉफिट पे देती है, ठीक है। सेल टैक्स जो है वो पेट्रोल, अल्कोहल, इन सब पे लगाए जाते हैं। स्टेट जीएसटी जो आपके सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाई जाती है,
ठीक है। टोल टैक्स जो आप रोड की फैसिलिटी लेते हैं उस पर लगाई जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स जो आपके पास अर्बन एरियाज में प्रॉपर्टी है एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, ठीक है। एंड ऑक्टोरी, अगर लोकल एरिया में किसी गुड्स की एंट्री होती है तो उस पर लगाई जाती है ऑक्टोरी। अब बात ये आती है, ठीक है, कॉर्पोरेट का एग्जांपल, जैसे रिलायंस अगर किसी भी टैक्स को दे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस, अच्छा शिल्पी, एक्साइज ड्यूटी जो है वो अब आपका स्टेट लेवल पे है। मैं बताऊंगा आपको जब टैक्स के टाइप्स बताऊंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये तो मैंने जस्ट ऐसे लगा दिया। शिल्पी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, सीमा शुल्क कहा जाता है उसको, ठीक है। अब जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस होते हैं दो तरीके के। टैक्सेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक को कहा गया है डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। जी बिल्कुल, लोकल पंचायत का होगा टैक्स। और ये दो तरीके के होते हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में, और डायरेक्ट टैक्स को आप सिंपल समझें कि अगर एक व्यक्ति अपने इनकम, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स का पेमेंट करेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। बट अगर एक पर्सन किसी गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में टैक्स पे करेगा, वो होगा इनडायरेक्ट। आई रिपीट, इफ एनी टैक्सेस, if any taxes on behalf of profit, income and property, and if any taxes on behalf of goods and services। अब इनके एग्जांपल्स में अगर आते हैं तो डायरेक्ट के एग्जांपल में फर्स्ट क्या है आपका, इनकम टैक्स। सेकंड एग्जांपल इज कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। थर्ड एग्जांपल इज प्रॉपर्टी टैक्स। फोर्थ एग्जांपल इज वेल्थ टैक्स। फिफ्थ एग्जांपल इज गिफ्ट टैक्स। ये सारे डायरेक्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं। बट अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लें तो इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल में आते हैं आपके कस्टम ड्यूटी, फिर दूसरा आता है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर आता है आपका सेल टैक्स, ठीक है। फिर आपकी आती है ऑक्टोरी, देन आता है आपका टोल टैक्स, देन आपकी जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी में ही दो टाइप के हैं, वन इज सीजीएसटी, अनदर इज एसजीएसटी। ये सारे आपके एग्जांपल टैक्स के, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्स में टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ इनकम, प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल, प्राइस मनी पर 30% टैक्स क्यों लगता है, क्योंकि वो आपकी वन डे इनकम होती है, ठीक है, और वो आपकी डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने और इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने, तो इसकी गवर्निंग बॉडी है सीबीडीटी, यही कंट्रोल करती है। और इनडायरेक्ट टैक्स की जो गवर्निंग बॉडी है वो है सीबीआईसी। लीना, इंडिया में बिटकॉइन अलाउड नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग में आप बिटकॉइन को इंडियन मार्केट में एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉटरी पे कौन सी टैक्स लगती है, ठीक है, लॉटरी पे जो टैक्स लगती है उसको कहा जाता है बेटिंग टैक्स।
ठीक है, ये टैक्स जो है हमेशा लॉटरी पे ही लगाई जाती है, इसको बेटिंग टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अब मैं वन बाय वन बता देता हूँ कैसे कैसे कहाँ लगती है। इनकम टैक्स आपके नेट एनुअल इनकम पे लगेगा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कंपनी अपने प्रॉफिट पे देगा। प्रॉपर्टी टैक्स आपके अर्बन प्रॉपर्टीज पे लगेंगे। ठीक है, वेल्थ टैक्स अगर आपके पास 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की है। ठीक है, एंड गिफ्ट टैक्स जो अब नहीं है भारत में, लेकिन अगर भारत में कोई विदेशी आपको गिफ्ट करता है तो उस पर टैक्स देनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी जो है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे लगाई जाती है, एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड आर्टिकल्स पे लगाई जाती है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई रिपीट, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल टैक्स जो है वो अल्कोहल इन सब के ऊपर लगाई जाती है। जी, मार्शल इज अ फर्स्ट आइलैंड कंट्री टू अलाउ बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेल टैक्स जो है वो अल्कोहल पे लगाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगाए जाते हैं। ऑक्टोरी जो है वो आपको लगाई जाती है जब भी कोई गुड्स की एंट्री लोकल एरियाज में होते हैं। ठीक है, टोल टैक्स जो आप रोड के ऊपर देते हैं, और जीएसटी जो लगाई जाती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर दी जाती है। कभी भी जीएसटी जो है प्रोडक्शन में नहीं आएगा। ठीक है सर, टैक्स रेट याद करने होंगे? बिल्कुल नहीं, कोई टैक्स रेट याद नहीं करने आपको, बिना टैक्स रेट याद किए हुए ही चलता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि विच वन इज डायरेक्ट टैक्स, विच वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ये होता कौन कौन सा है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक आ रहे हैं समझ में? कोई डाउट है तो इनबॉक्स कीजिए। फिर आते हैं केबीसी प्राइस मनी पर टैक्स क्यों लगता है, क्योंकि वो आपका एक इनकम है, आपने वहां से अर्न किया है, इसलिए उस पर लगता है, और अर्निंग इनकम पे टैक्स देनी होती है। जीएसटी का रिपीट सर प्लीज। नहीं नहीं, जीएसटी तो मैं पूरा ही बताऊंगा। ठीक है, जीएसटी जो है वो पूरा ही बताऊंगा आपको, भी पूरा सिलेबस है। तो नेक्स्ट लिखिएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है सर, गिफ्ट पर टैक्स क्यों लगता है? क्योंकि गिफ्ट इज एन इनकम। सुदीप्तो, ऑक्टोरी means if any goods and services entered into local areas. CBDT is Central Board for Central Board of Direct Taxation, and CBIC means Central Board of Indirect Tax and Custom. ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी मीन्स अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लीना प्रॉफिट टैक्स ऑन शेयर प्रॉफिट, नहीं, किसी भी तरीके का अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देनी पड़ेगी। अगर इंडिविजुअल पर्सन किसी भी तरीके की इनकम अर्न करता है तो इनकम टैक्स, और कॉर्पोरेट अगर अर्न करता है तो उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देनी होती है। ये नया नाम है, पहले इसका नाम होता था सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे आता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ठीक है, हो गया। अब लिखिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ बिल्कुल, रिसेंटली सीबीईसी में कोलैबोरेशन हुआ है दोनों। नहीं नहीं, सीबीआईसी वेल्थ टैक्स रिपीट करना, जब अगर आपके पास 1 करोड़ से ऊपर की कोई संपत्ति, धन संपत्ति है, तो उस संपत्ति के ऊपर जो कर लगाया जाता है वेल्थ टैक्स है। सर जी प्लीज शेयर स्ट्रेटजी फॉर एसएससी इन द एंड ऑफ सेशन। ओके 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 रवि, ठीक है। अब लिखिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब बना? बाय 101 अमेंडमेंट 2016, और इसके लिए
पार्लियामेंट में लाई गई थी बिल नंबर 122। France is the first country that adopted GST and the highest GST rate in Sweden. France is the first country that adopted GST and highest rate is of GST in Sweden. ठीक है, उसके बाद ये इफेक्टिव कब से है, प्रभावित कब से हुआ? इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी में जो टैक्स स्लैब हैं ये रखे गए हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 5 स्लैब में रखा गया है। प्रयास वैट जो है अब जीएसटी में आ चुका है। जीएसटी कितने टाइप की बनाई गई है? 2 टाइप के। जीएसटी में एक बनाया गया है सीजीएसटी और दूसरी बनाई गई है एसजीएसटी, और ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्यूअल जीएसटी। और हमने इसको कहां से बोरो किया है? कनाडा से। बोरोड फ्रॉम कनाडा। ठीक है, जीएसटी में एक नंबर दिया गया है जीएसटी आईएन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये है आपका 15 अल्फा न्यूमेरिक। जब भी आप किसी को टैक्स पे करेंगे तो वो आपको जीएसटी देगा। ऑन पेट्रोल नहीं लेना वैट। अभी वैट जो है अभी पेट्रोल पे लगती ही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है पेट्रोल को जो है वो जीएसटी में नहीं लाई गई है। ठीक है, ये 15 अल्फा न्यूमेरिक का जीएसटी नंबर है। ठीक है, अब जीएसटी लगाई किस पे जाती है? जीएसटी लगाई जाती है इम्पोज्ड ऑन supply of goods and services, imposed on supply of goods and services। ठीक है, ये 5 स्लैब हैं 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर जीएसटी कभी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगेगा, जीएसटी हमेशा किस पे लगेगा? सप्लाई के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जीएसटी के केसेस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई, थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया, और थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब है कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस सप्लायर है तो वो सप्लायर का एक एनुअल ट्रांजैक्शन, उस एनुअल ट्रांजैक्शन से अगर कम वो करता है वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा। और उसी को हमने कहा थ्रेशोल्ड लिमिट, कि जिस लिमिट तक एग्जेम्पशंस होती है कि आप पे जीएसटी नहीं लगाए जाएंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इन राज्यों में अगर आपको कोई गुड्स एंड सर्विस सप्लायर है और अगर वो सप्लायर 1 वर्षों में 10 लाख रुपए तक की सप्लाई नहीं कर पाता है वो जीएसटी नहीं लेगा, और वही उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। और इसमें लिखा गया है अप टू एनुअल ट्रांजैक्शन ₹10 लाख, कि अगर वो 10 लाख रुपए तक की सर्विसेज नहीं दे सकता तो उसको राइट्स नहीं है कि वो जीएसटी लेगा। और अदर स्टेट में रखा गया है, इन राज्यों के अलावा अप टू एनुअल
ट्रांजैक्शन ₹20 लाख। ठीक है, जीएसटी को गवर्न करने के लिए गवर्न बाय जीएसटी काउंसिल, इसमें इसको जो शासित किया जाता है वो जीएसटी परिषद के द्वारा, और इसका हेड कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 246A, अनुच्छेद 246A में। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की जो है वो टैक्सेशन सिस्टम लाई गई। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन, विच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नमन? अच्छा, इन स्टेट्स के बीच में जो ये स्लैब लिमिट रखी, क्योंकि इन राज्यों में गुड्स एंड सर्विसेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ट्रांजैक्शन कम है, तो वहां पे 10 लाख और यहाँ पे 20 लाख, क्योंकि ये सारे प्लेन स्टेट हैं, समतल राज्य हैं। सर ये ट्रांजैक्शन क्यों फिर से बता, ये सर ये ट्रांजैक्शन क्यों फिर से बता दीजिए। ओके प्रीति, मैंने कहा कि थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब कि वो लिमिट जहां तक आपसे गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर टैक्स नहीं ले सकता। अगर कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर जिसकी एनुअल ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए तक है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट आप रोड साइड पे कहीं चाय पीने जाते हो, तो क्या चाय वाला आपसे जीएसटी ले सकता? नहीं। उसको पता है कि वो 10 लाख रुपए की चाय पूरे 1 वर्षों में नहीं बेच पाता, तो उसको जीएसटी लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वहीं आप उसी चाय को किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडी में जाते हैं, केएफसी में जाते हैं, वो आप पे उस पर जीएसटी लगाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जो एनुअल ट्रांजेक्शन है वो 10 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब हुआ कि ये वो लिमिट जहां तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो सके। गॉट इट? जी बिल्कुल, उसके केसेस में टैक्सेस नहीं होंगे। सही कह रहे हैं हिमांशु। प्रतीक, क्लियर हुआ आपका डाउट? ठीक है, जीएसटी आईएन नंबर बता दीजिए। जब भी आप किसी को टैक्स पे करेंगे तो वो जो टैक्स पेयर है, जो आपसे टैक्स ले रहा है, वो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा कि इस नंबर से आपने जो है वो टैक्स दिया। और मैंने कितना कहा? 15 अल्फा न्यूमेरिक। और 15 अल्फा न्यूमेरिक में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट 2 डिजिट ये होगा स्टेट कोड, कि आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपको ये एक प्रूफ दे, ठीक है, कि आपने किस राज्य में जमा किया। ठीक है। दूसरा होता है जो व्यक्ति आपसे जीएसटी ले रहा है उसका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। और तीसरी चीज होती है जो 3 ए, और पैन नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, और लास्ट 3 अल्फा न्यूमेरिक जो होते हैं, ये होता है आपका एंट्री नंबर। ठीक है। जीएसटी फर्स्ट काउंसिल के फर्स्ट मीटिंग का हेड कौन था? रंजन, जीएसटी काउंसिल में बहुत छोटे समय के लिए पीयूष गोयल साहब बने थे। ठीक है, अरुण जेटली साहब शुरू से ही काउंसिल के मेंबर हैं। नहीं सुदीप्तो, अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में हमने ऑप्ट कर लिया तो उसकी प्राइसेस घटेंगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसकी रेट ज्यादा है। सर पेट्रोल एंड वाइन जिसे गुड्स पर जीएसटी कौन नहीं, नहीं नहीं अमित, हमारे यहाँ हमारे लिए कुछ ऐसे गुड्स हैं जो डिमेरिट गुड्स हैं, और डिमेरिट गुड्स के ऊपर हमेशा हाई टैक्सेस लगाने की कोशिश की जाती है, ताकि उस गुड्स की कंजम्पशन को लिमिट में रखा जाए। इसलिए पेट्रोल, अल्कोहल, इन सब पे जीएसटी नहीं लगाया जा सकती, क्योंकि जीएसटी से चीजें सस्ती होंगी, जीएसटी से चीजें महंगी नहीं होंगी।
इसलिए पेट्रोल को बाहर रखा गया है। और गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर कर दिया है, काउंसिल ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो शराब है, उसको हम कभी भी जीएसटी में लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, कोई डाउट? सुदीप्तो, जैसे सपोज दैट कि आज जीएसटी का मैक्सिमम परसेंटेज कितना है? 28। बट अल्कोहल पे मिनिमम टैक्सेस कितनी लगाई जाती है? 250%, 250%। यस, पेट्रोल आर डिमेरिट गुड्स बिकॉज इट जनरेट पॉल्यूशन, इससे प्रदूषण होता है। सुदीप्तो, क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? पेट्रोल, अगर अल्कोहल के ऊपर 250% की टैक्स है और उसको जीएसटी में लेके आते हैं, तो जीएसटी तो 28% मैक्सिमम टैक्स है, तो कहां 250 और कहां 28? एकदम से 1/10 हो जाएगी। एनी डाउट टैक्सेस के ऊपर, जीएसटी के ऊपर? फटाफट इनबॉक्स कीजिए। सर, बैग्स पर जीएसटी नहीं है या थ्रेशोल्ड लिमिट के? वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं, उस पर नहीं लगाई जाती है। सो डिसाइड लिमिट ऑन पेट्रोल कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दी तो इतने सारे पॉल्यूशन और इतनी व्हीकल आएगी ही क्यों? गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पाती है, टैक्सेस लगा करके जो है वो कंज्यूमर को लिमिट में लाने की कोशिश की जाती है। डायरेक्ट गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर दे तो पूरा का पूरा जो है वो सब गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। और कोई डाउट? वेजिटेबल पे हिमांशु नहीं होती जीएसटी। इंडिया के लिए जीएसटी गुड या बैड? गुड है रंजन, ठीक है। सर, दारू तो फ्री हो जाएगी, एक जरा सा और 10। हाँ बिल्कुल अमित, सही बात है नमन। जैसे इलेक्ट्रिक बिल के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, नहीं नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट ने उस पे टैक्सेस की रेट को कम नहीं किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर जो सप्लायर पैसा लेते थे, उस पैसे को ऑडिट रिपोर्ट से कम किया है। शिल्पी, जीएसटी कैसे ज्यादा लगाई गई है? किस पे ज्यादा लगाई गई है? जितने भी कॉस्मेटिक आर्टिकल्स हैं, कॉस्मेटिक्स के ऊपर जो है वो जीएसटी 28% लगाए जाते हैं। और जितने भी आर्टिकल्स इसेंशियल फॉर लाइफ हैं, उनके ऊपर जो है वो जीएसटी 0 रखी गई है। ठीक है सर। पेट्रोल पर टैक्स कितना है? कृष्णकांत, नियर अबाउट 63% के आसपास। बट पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस की परसेंटेज है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी बोथ एक साथ में नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, एक साथ नहीं होता है। ठीक है, ओके नमन, पूछिए और कौन सी डाउट है? सर, 28% का स्लैब किस क्वांटिटी के लिए होगा? जनरली जितने भी कॉस्मेटिक आर्टिकल्स हैं, जो लग्जरियस आर्टिकल हैं, उन पे लगाई जाती है। सुदीप, तो सारे अभी इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में नहीं आए हैं, कुछ टैक्सेस बचे हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी बची है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी बचा है, सेल टैक्स बचा है। ठीक है अभिनंदन। सर, 18% किस पर? जो सेमी लग्जरियस आर्टिकल्स होती हैं उनके ऊपर 18% लगाए जाते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे 18%। नेपाल परचेज पेट्रोल फ्रॉम अस। ओके ओके ओके, हमने जियो पॉलिटिक्स के सर, मेडिसिन 0% कॉज इसेंशियल फॉर लाइफ नहीं, वो मेडिसिन जो बिल्कुल डेली बेसिस लाइफ पे है उस पर 0% की गई है। जैसे डायबिटिक पेशेंट के लिए जो मेडिसिन आती है वो 0% का है, बाकी और कोई भी मेडिसिन नहीं है। नमन, हम नेपाल को इसलिए पेट्रोल सस्ता देते हैं क्योंकि हमने अपना जियो पॉलिटिक्स वहां दबाव बनाने के लिए किया है। ठीक है, कौन सा नंबर का कंट्री है जीएसटी लगाने वाला? भारत में 130वीं कंट्री है, 130th कंट्री रंजन। ठीक है, 130। सर, एक्साइज ड्यूटी से बचने क्या कोई तरीका होता है क्या? हाँ होता है, आप एक्साइज इंस्पेक्टर को पैसे खिलाइए, बच जाएंगे। और कोई डाउट? क्लियर हुआ टॉपिक? फटाफट डाउट इनबॉक्स कीजिए अगर क्लियर हो गया।
नहीं नहीं शिल्पी ऐसे नहीं। अगर आप अगर आप अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट इंडिया से इंडिया के में जो गिफ्ट आती थी पहले उसमें 50,000 रुपए तक की गिफ्ट पे कोई भी टैक्स नहीं होते थे। अब अगर आप 50,000 से ज्यादा का टैक्स देते हैं तो गिफ्ट होगा। सर आपने नोट्स में डाल अभी तक स्टडी मटेरियल में अमित अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ फेस वॉश पे 28% रहता है। तो क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हो गया। तो ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की जो है ये फिस्कल पॉलिसी थी, भारत सरकार की राजकोषीय नीति थी जिसमें बजट और फिर टैक्सेशन। फ्रांस ने जीएसटी कब शुरू किया था? 1940 के आसपास। स्वीडन में हाईएस्ट स्लैब क्या है? ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी का फाउंडर कंट्री कौन है? फ्रांस को ही कहा जाता है फाउंडर कंट्री, ठीक है। वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और कोई डाउट? सर 100 रुपी पेट्रोल में सेंट्रल कितना लेता है? सर व्हाट डिफरेंस बिटवीन जीएसटी एंड पीएसटी? ठीक है, नमन हो सकते हैं, स्वीडन में सबसे ज्यादा है। ये पीएसटी क्या होता है? अमित हाँ ये बिल्कुल फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होंगे तभी तो उसकी मार्केट प्राइस बनेगी। ओके ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो डिस्कशन में लाएंगे आरबीआई। और आप मुझे याद भी दिलाइएगा कि हमें आरबीआई डिस्कस करना है, आरबीआई कैसे बना, आरबीआई कहाँ से आया, ठीक है। कौन सी कमीशन थी, किस कमीशन के द्वारा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या था, ठीक है। विथ पीएसटी लिया जाता है, ठीक है। कुछ एडिशनल टैक्सेस होंगे अमित, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सुदीप्तो सरकार, लगभग 100 रुपए की पेट्रोल में भारत सरकार को जो है वो लगभग 38% के आसपास आता है, ठीक है। 38% के आसपास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, टैक्सेस में। और फिर उसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए कौन कौन सी फंक्शन करती है, क्या क्या कामकाज होता है आरबीआई का। तो आरबीआई के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आरबीआई जो 2018 में है, 2018 की, उसके स्टेटस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।